नमस्कार। जीवन में हम लोग एंजाइटी को लेके और डर को लेके बहुत बातें सुनते भी आए हैं और करते भी आए हैं। आज हम लोग उसी विषय पे एक बार फिर से बात करने वाले हैं। लेकिन उस बात में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक छोटी-सी कहानी आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। कहानी 2 बहनों की, एक का नाम था रेखा, एक का नाम था लेखा। दोनों बहनों को पियानो सीखने का बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्ट था और दोनों एक पियानो टीचर के पास में जाती थी। दोनों की परवरिश भी एक ही घर में हो रही थी और ज़ाहिर-सी बात है दोनों घंटों रियाज़ भी ये किया करती थी। बेहतर रियाज़ चल रहा था तो उनकी जो टीचर थी, जो पियानो टीचर थी, वो उनसे बेहद खुश हुई। दुर्गा पूजा आने वाली थी, तो दुर्गा पूजा के अंदर प्रोग्राम होता था उनके शहर के अंदर, तो उन्होंने दोनों बहनों से कहा कि चलो तुम्हारे लिए बड़े खुशकिस्मती की बात है कि इस बार दुर्गा पूजा में तुम लोगों को भी परफ़ॉर्म करने का अवसर मिलने वाला है। दोनों बहनें बड़ी अच्छी से मेहनत कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी कि अब उन्हें परफ़ॉर्म करने लगा है, तो वो एक-दूसरे को देखने लग गई। दिल की धड़कनें तेज होने लग गई। उन्हें डर लगा कि अगर हमने ऐसे परफॉर्म की जिसकी वजह से लोगों ने हमें नकार दिया तो क्या होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने उस डर पर मुकाबला करने की कोशिश की और कुछ हद तक कुछ जमकर तैयारी करती रही। वो पूजा का दिन भी आया और परफॉर्म करने के लिए भी उठी। हुआ क्या कि जब रेखा का नाम अनाउंस हुआ और उसे बोला गया कि अब आओ और अपनी परफॉर्मेंस दो, तो रेखा एकदम से फ्रिज सन पड़ गई। ना हाथ काम कर रहे, ना पाँव काम कर रहे। उसका नाम बार बार में अनाउंस किया जा रहा, माँ बाप भी उसे पुश कर रहे, लेकिन रेखा ने टस से मस नहीं हुई। उसने कह दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी और अंततः उसके माता पिता को ये कहना पड़ा टीचर से कि रेखा अभी ऐसा है जो उसकी तबीयत खराब, इसलिए वो नहीं कर पाएगी। और उन्होंने जैसे तैसे करके टीचर को समझाया और टीचर ने फिर अनाउंसमेंट किया उसकी दूसरी बहन लेखा के बारे में कि लेखा अगली परफॉर्मेंस देंगे। रेखा की भी वही हालत थी, वो भी डरी हुई थी, लेकिन उसको माँ बाप ने समझाया और जैसे तैसे करके खुद खड़ी हुई, खड़ी होकर और स्टेज पे परफॉर्म करने गई। डरी डरी उसने परफॉर्मेंस दी और परफॉर्मेंस देकर लास्ट में लोगों ने तालियां बजाई, थोड़ों ने उत्साह वर्धन भी किया, कुछ ने कमियां भी गिनाई और कुछ ने कहा बहुत अच्छा सर। फिर से उनकी प्रैक्टिस शुरू हुई और कुछ दिन बाद में एक परफॉर्मेंस और देने का मौका दोनों को मिला। टीचर ने फिर वही बात उनसे कही कि हाँ तुम्हें परफॉर्मेंस देनी। इस बार दोनों बहनें दोबारा से सुन, अब क्या होगा। पिछली बार तो जैसे तैसे करके वक्त निकल गया था, लेकिन इस बार हम लोग कैसे करेंगी और क्या होगा ये उनके समझ में नहीं आ रहा था। वही फिर से परफॉर्मेंस का दिन आया और दोनों ने परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया गया और वही हालत रेखा की फिर से हुई। उसे बुलाया गया और वो स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ पाई, उसने स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन लेखा इस बार पिछली बार से ज्यादा सहज महसूस कर रही थी। इस बार उसने पहले से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस भी दी, लोगों ने उससे सराहा भी ज्यादा। और धीरे धीरे हुआ क्या कि जो रेखा थी वो उसे डर के साये में दबती चली गई और लेखा थी वो आगे बढ़ती चली गई। दोस्तों, इस तरह का डर हम लोगों से अक्सर दो चार होते रहे और हम लोग देखते रहते हैं कि कुछ लोग जो हौसला करते हैं, हिम्मत करते हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो कम टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका हौसला, उनका कॉन्फिडेंस उन्हें आगे बढ़ा देता है और जो हौसला नहीं करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो लोग क्या कर पाएंगे जो जंग से पहले ही डर जाएंगे। तो ये डर होता क्यों है, क्यों इससे तनाव होता है और क्यों हम डर जाते हैं, क्यों हम वो नहीं कर पाते जो कि हम करना चाहते हैं। कुछ आज भी हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब देरी नहीं करते हैं और देखते हैं आज हमारे एक्सपर्ट जो जुड़े हुए हैं वो किस तरह से उसके ऊपर अपनी राय रखते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं, जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जिम्मेदारी इससे कहते हैं और किस तरह से छोटी सी उम्र में कितना सारा काम कर लेना होता है, वो हम सीखेंगे कुंजल महेश वीरा जी से। कुंजल महेश वीरा जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुंजल महेश वीरा जी के बारे में जी मैं कुछ कहना चाहूंगा इनके बारे में। जी जी, अभिनंदन है आपका। कुंजल महेश वीरा जी फाउंडर है वॉर्टेक्स हीलिंग सेंटर की। ये ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपिस्ट हैं। ये करीब 25 साल से इसी फील्ड में काम कर रही हैं। इसके साथ साथ में बैथ फ्लो जो रेमेडीज है, जो रेकी है, प्राणायामिक हीलिंग है, सुजोक है, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी है, कलर थेरेपी है, इस तरह बहुत सारी जो थेरेपीज हैं उनके अंदर विश्वसनीयता से काम करती हैं और एक अपना अलग से मुकाम भी रखती हैं। कुछ अवार्ड्स के मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो भी मुझे लगता है जिक्र किया जाना जरूरी है। ये मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर इनका नाम दर्ज है। बेस्ट हीलर अवार्ड इनको मिल चुका है।
ये इंडियाज इंस्पिरेशनल वुमेन अवार्ड भी इनको मिल चुका है, द रियल सुपर वुमेन अवार्ड भी इनको मिल चुका है, और इन्हें भारत की 100 टॉप प्राइम जो वुमेन आइकन्स है उनके अंदर भी इनका नाम दर्ज है। मैं कुंजल वीरा जी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे दर्शकों के बीच में आना स्वीकार किया और अपने ज्ञान से आज आप हमें बताएंगे कि हम इस विषय जो कि आज हम लोग लेके चल रहे हैं उसके ऊपर किस तरह से विचार विमर्श कर सकते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। थैंक यू। आप सभी पैनलिस्ट को एक बात करता हुआ स्वागत करता हुआ सब आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आज हमारा जो विषय है वो ये इस पे है कि किस तरह से डर और जो फियर है, जो एंजाइटी हमारे जीवन में शामिल होता है और कैसे फिर वो हमें अपने कब्जे में ले लेता है और हमें नियंत्रित करता हुआ हमारी चीजों में अवरोध उत्पन्न करता है, गतिरोध पैदा कर देता है। तो पहला सवाल, जाहिर सी बात है कि वैसे तो सभी बच्चों से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल की प्रिंसिपल होना बच्चों से कहीं ना कहीं ज्यादा कनेक्ट करता है। तो मैं इसी सवाल को लेकर, पहला जो सवाल है मैं अर्चना जी की तरफ लेकर बढ़ना चाहूंगा। अर्चना मनकोटिया जी, आजकल हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ग्लोबल भी हो रही है, बहुत सारे उसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल हो रही है, और किसी न किसी तरह की अलग अलग जो कहीं थेरेपीज भी कहें या थ्योरीज भी कहें, दोनों तरह की बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, दोनों चीजें आ रही हैं। उसके बावजूद हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। रिकॉर्ड्स की अगर बात करूं, गूगल की रिकॉर्ड्स की अगर बात करूं, तो आप खुद जानते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का कितना आंकड़ा बढ़ चुका है, और कोरोना में तो ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप बच्चों से जुड़ी हुई हैं, तो हमारा ये मार्गदर्शन करने की कोशिश करें कि शिक्षा व्यवस्था में कोई ऐसा बदलाव आ रहा है या हमारे आसपास ऐसा कुछ आ रहा है, ये क्या बदलाव आ रहा है कि जो बच्चे अपने आप को इतना तनाव में महसूस करते हैं या डर सा महसूस करने लग गए। थोड़ा इसके ऊपर मार्गदर्शन करें हमारा। सुनील जी, जो आपने प्रश्न किया है बहुत बहुत जरूरी प्रश्न है, क्योंकि ये जैसे आपने पूछा कि शिक्षा में ऐसा क्या बदलाव आ रहा है कि बच्चे इतना तनाव महसूस करते हैं। तो एक छोटी सी बात और उसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं, पूरे समाज में ऐसा बदलाव आ रहा है। पूरा हमारे जो जीवन जीने का जो तरीका है, हमारी दिनचर्या है, हमारे आसपास की जो सोच है, हमारे परसेप्शंस हैं, सोशल इंस्पिरेशंस हैं, और जो एम्बिशंस हैं लोगों के, वो इतने सब बदल गए हैं कि वो सब मिला के एक तनाव पैदा कर रहे हैं। और एक आजकल जिसे जैसे आजकल की जो सिचुएशन है वो शिक्षा ही नहीं, सब जगह, और खास करके इस पैंडेमिक के टाइम पे एक टर्म यूज किया गया है, वूका वर्ल्ड, VUCA। वूका वर्ल्ड इसलिए यूज किया गया है, वी मतलब वॉलेटाइल, जो कभी भी मतलब भड़क सकता है, कभी भी इरप्ट हो सकता है। यू मतलब अनसर्टन, कल क्या होगा, आगे 10 मिनट बाद क्या होगा, कुछ पता नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी सब कुछ बदल रहा है। और सी है कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई भी चीज, जैसे अगर आप हम फेयर की बात करें, इतना एक कॉम्प्लेक्स विषय है कि उसका सीधा सीधा कोई हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और ए इज एम्बिग्यूअस, मतलब कुछ श्वेत या शाम नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, एवरीथिंग इज ग्रे। तो ये सिचुएशन इतनी सोसाइटी में, दुनिया में ही आ गई है, एंड दिस टर्म इज बीइंग यूज्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस दीज डेज। तो ये शिक्षा में भी है कि ये जो एंजाइटी बढ़ रही है, जो फियर बढ़ रहा है, ये सब इन्हीं वजह से हो रहा है कि शिक्षा में भी हमने जो विषय हमारे रहे हैं वो तो वही विषय पढ़ा रहे हैं, वही टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने जो सोसाइटी उस पे जो प्रेशर डाल रही है कि आपका जो लर्निंग आउटकम है वो किस लेवल का होना चाहिए, आपको पढ़ाई करने के बाद क्या क्या और करना है, वो क्या करना है, और एक तरह से हम ग्रेड्स को छोड़ के कि हमें इतने ही मार्क्स आने चाहिए, इतना ही परसेंटेज आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे विद्यार्थी कहलाएंगे। तो ये सब जो हमारे एम्बिशंस, एस्पिरेशंस है, वो इतने बढ़ गए हैं, हमारे का कहना है कि सोसाइटी के और पेरेंट्स के। तो उसकी वजह से बच्चों को ज्यादा एक स्ट्रेस महसूस होने लगा है कि परफॉर्मेंस स्ट्रेस, जो आपने एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई, परफॉर्मेंस स्ट्रेस जिसको कहते हैं, क्योंकि हमने हर चीज को कंपटीशन बना दिया है। और जिसका मैं अपने स्कूल में भी मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज को हम कंपटीशन में ना बदलें, हर चीज
इसको हम इस तरह से लें कि हम उन्हें बच्चों को सिखा रहे हैं और एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं जिससे कि वो अपना विकास कर सके। तो शिक्षा एज सच तो वही सब्जेक्ट्स हैं, वही टॉपिक्स हैं, वही सब कुछ है, लेकिन उसका कुछ प्रारूप बदल गया है क्योंकि हम शिक्षा से हमें क्या मिलना है, वो उसकी एंग्जायटी बढ़ गई है। पहले आपके भी टाइम पे, हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं पूछा कि मार्क्स कितने आए हैं। वो यही पूछते थे कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है जो पढ़ रहे हो कि नहीं? जी तो बिल्कुल। शिक्षा को समझने के लिए शिक्षा होना ज़रूरी है, डिग्री होना नहीं। तो हमने जब वो उसका थोड़ा-सा प्रारूप बदल दिया, हमने फ़ोकस लर्निंग आउटकम का एक परफ़ॉर्मेंस पे कर दिया कि इतना मार्क्स आने ही चाहिए। उसकी वजह से वो एंग्ज़ायटी बढ़ रही है। तो उसके बहुत। लिए काफ़ी कुछ स्कूल में हो भी रहा है, वो मैं आगे अगर आप पूछेंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जी तो जी मेरा जी हम। कहना ये है कि जिस तरह से हम अप्रोच कर रहे हैं एजुकेशन को और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमने एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा बढ़ा दिए हैं बच्चों के लिए। बहुत बहुत सुंदर आपने विवेचना की, बहुत डिस्क्रिप्शन दिया, उसके लिए बड़ा अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ आपका कि आपने कितनी खूबसूरती से कही है कि शिक्षा वही है, सारी बातें वही हैं, बस फर्क ये आ गया है कि अब हमने उसे सोचना, जो उम्मीद है वो अलग तरह की लगा दी है। पहली बात तो कट थ्रोट जो कंपटीशन जिसे हम लोग कहते हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा, उसके अंदर बच्चों को दौड़ा दिया है। अब शिक्षा इसलिए नहीं है कि हम अपना ज्ञानार्जन कर सके, अपने आप को एनरिच कर सके। अब शिक्षा इसलिए है कि हम दूसरे को कमजोर साबित कर सके, उससे आगे निकल सके। तो शायद ये मेंटेलिटी है, इसने कहीं ना कहीं हमें पिछड़ेपन की तरफ लेकर जा रहा है। कहीं आपने बड़ी खूबसूरत सी बात कही कि पहले शायद शिक्षा का मूल उद्देश्य ये नहीं रहा था कि हम लोग दूसरों को ओवरटेक करें, उसका उद्देश्य ये था कि हम खुद को एनरिच करें, हम खुद को आगे कैसे करें, हम खुद को समृद्ध कैसे बने। शिक्षा का उद्देश्य तो यही है कि हम खुद को समृद्ध बनाएं, जिससे कि हम समाज के लिए काम आ सके। अब उसका उद्देश्य बदलो, जो उद्देश्य का जो बदलना है वो सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात आ गई। और आपने सही कहा कि जो इंसान इस तरह की, अब जाहिर सी बात है माहौल जैसा उसके हिसाब से हमें तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन आपने जो कहा उसको दो पंक्ति में यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, जो मनुष्य डर से डरा नहीं, जिया वही जो मृत्यु से पूर्व मरा नहीं। क्योंकि मुश्किलें तो आती रहेंगी जिंदगी के अंदर, परेशान भी हमें करते ही रहेंगे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो जैसे मुश्किलें मिले, जैसे हालात मिले, उसको हम लेके आगे बढ़े। साथ ही साथ में आपने एक बात जो यहाँ पे कही है, उससे मैं दोबारा से रेखांकित करना चाहूंगा, दर्शकों से अनुरोध भी करना चाहूंगा कि शिक्षा का जो उद्देश्य है उससे इस तरह से मलिन ना करें, उसे दूषित ना करें। उसका उद्देश्य वही रहना दें कि हम खुद को समृद्ध कर पाए, समाज के काम आ पाए। अगर आप खुद को समृद्ध कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि आप खुद ब खुद अच्छा कर पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने यहाँ बात कही। मैं अगला सवाल जो एस के जैन साहब से जो लेके बढ़ना चाहूंगा। एस के जैन साहब, पिछली बार भी दर्शकों के बहुत सारे सवाल आपको लेके पूछे जा रहे थे और रह गए थे, तो मैं उन्हीं सवालों से एक सवाल पिछली बार ये आया था, उसी को मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूंगा कि जो डर है और एक हम लोग एंजाइटी, जिसे फियर और एंजाइटी बोलते हैं, आमतौर पे कई बार तो ये देखने में आता है कि लोग कह देते नहीं ये तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा तो होता ही है ऐसा। तो उसके बारे में डर और एंजाइटी की अगर हम लोग बात करें तो उसके क्या सिम्टम्स क्या होते हैं, जब हमें लगना मान लेना चाहिए कि अब हम लोग उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। मतलब हम एक साइकोलॉजिकली डिजीज की अगर मैं बात करूं, दिमागी तौर पे डिजीज की गिरफ्त में आ रहे हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि अब ये डर है, ये तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब हमें एक साइकोलॉजिकल डिजीज की तरफ लेकर जा रहा है। उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सुनील जी, पहले तो मैं अर्चना जी की बात को एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि शिक्षा में जो प्रतिस्पर्धा है, जो उसकी वजह से जो बच्चों के अंदर तनाव है वो बहुत ज्यादा है। और मेरा ये मानना है, शायद अर्चना जी सहमत होंगी, कि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है। अर्चना जी ने जो कहा कि हम इतना कंपटीशन है कि हम चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चे एक सर्टेन ग्रेड लेके आए, एक उस लेवल तक तो जाए ही जाए, चाहे वो शिक्षा में हो या खेलों में हो या दूसरी चीजों में हो। मेरा इस संबंध में कहना है कि सभी तो टॉप क्लास नहीं हो सकते। हम सारे बच्चों को ये एक्सपेक्ट ना करें, हम चाहे माता पिता हों या शिक्षक हों या हम समाज के बाकी लोग हों, सभी बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, वो सबके सब तो अपने अपने फील्ड में टॉपर नहीं हो सकते। टॉपर होना जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उसका जिस लेवल का बच्चा है, जिस लेवल पे वो जहां तक उसका सक्षम है, वो उस लेवल तक वो अचीव एफर्ट्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए।
मेरा ये मानना है कि इंटेलिजेंट होना जरूरी है, उसकी आईक्यू अच्छी होनी जरूरी है, उसके मार्क्स कम भी आ जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अब मैं मूल विषय पर आता हूं जो आपने मेरे पास प्रश्न किया कि कैसे हम पहचाने कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनमें अगर हम एंजाइटी या डर का अगर कोई पदार्पण हुआ है तो उसको कैसे पहचाने कि उनके क्या सिम्टम्स होने चाहिए। उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे आपसी रिश्तों में विश्वास की कमी आ जाती है, असुरक्षित महसूस होने लगता है, और जो व्यक्ति है वो अपनी ही जिंदगी में लीन होना शुरू हो जाता है, उसको ज्यादा एकाकीपन, अकेलापन या इस तरह की भावना आने लगती है, और वो इन सब चीजों में जब वो इनवर्ड चलना शुरू हो जाता है तो फिर वो इनवर्ड ही चल पड़ता है, और उसके बाद वो फिर एक ढलान पकड़ लेते हैं, रास्ता पकड़ लेते हैं, ट्रेल पकड़ लेता है। और इसका नतीजा क्या होता है कि उसको चिंता बहुत अधिक हो जाती है, उसकी कई बार हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, और कई बार उसका दूसरे जो अपने लोगों के साथ सामना करने से उसको डर लगता है, कई बार सफाई करता है, जुनून की हद तक सफाई करता है। तो इस तरह के कई सारे लक्षण उसके साथ, एबनॉर्मलिटी उसके साथ आने लग जाती है, ऐसे लक्षण उसमें आने लगते हैं। उसको ये लगता है कि सारी चीजें गड़बड़ है, तो वो एक ही चीज को बार बार ठीक करेगा किसी भी रूप में। तो इस तरह के लक्षण जो आते हैं, इनसे हमको ये समझना चाहिए कि ये एक मानसिक ट्रेल पे जाने लगे हैं, मानसिक बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसी समय उनको संभाल लिया जाना चाहिए, और जो कि संभाला जा सकता है। बहुत सुंदर, बहुत मतलब मुझे लगता है कि आपकी जो बात आपने सारी की, अफजल इलाहाबादी साहब का शेर मुझे याद आता है कि अब तो हर एक अदाकार से मुझको डर लगता है, मुझको दुश्मन से नहीं यार से डर लगता है। यानी अपनों से जब डरने लगने हमें जब लगे कि हाँ यहाँ से भी हमारा अहद कुछ हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है, तो उस स्थिति में हमें समझ लेना चाहिए कि अब कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास में कमी आ रही है, और तब हमें किसी न किसी से अपने दिल के राज खोलने चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ कि मुझे अपनों से ही डर लगता है। तो अफजल इलाहाबादी साहब के शेर को एस.के. जैन साहब के जो सिम्टम्स हमारे सामने रखे, उनको ध्यान में रखो। जब भी आपको अपनों से डर लगने लगे, जब लगे कि नहीं कि मेरे अपने ही मेरा नुकसान कर रहे हैं या फिर इनके सामने मैं असहज महसूस कर रहा हूँ, तो ये सामान्य स्थिति नहीं है। या तो आप उनके साथ खुलकर बात कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो किसी ऐसे मार्गदर्शक की, ऐसे टीचर की, ऐसे मेंटोर की आप सलाह लीजिए जो कि आपको उससे उबार सके। कुंतल वीरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और आपको जैसे हम जिक्र कर रहे थे बहुत ढेरों सारे जो अवार्ड से मिल चुके हैं, और मोस्ट जो इंस्पिरेशनल लेडी के तौर पे भी नवाजा जा चुका है। तो मैं कुंजल जी आपसे यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ कि जाहिर सी बात, अब ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, जैसे एस.के. जैन साहब ने अब हमें उस समस्या के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, और हमें पता चल चुका है कि मैं इस के शिकार में आ चुका हूँ, गिरफ्त में आ चुका हूँ, इसका शिकार बन चुका हूँ। कहने का मतलब मेरे दिल में डर आने लग गया है। तो ऐसी जब शुरुआती चीजें जब हमें लगने लग जाए, अब हमें असहज महसूस होने लगे, हमें पता चल गया कि हम डर की गिरफ्त में जा रहे हैं, तो ऐसे टाइम हम खुद को कैसे उस चीज से दूर रख सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, उसके ऊपर आप हमें जो एक घरेलू जीवन में कहें या जो पारिवारिक तौर पे जो लोग कहें, परिवार के जो लोग हैं, उसे कैसे संबल प्रदान करें, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। थैंक यू सुनील जी। पहले तो आपने मेरे को बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो आज का एंजाइटी और जो फियर है बच्चों में अपनों से ही आता है। जैसे कि बचपन से बच्चे लोग डर लेके ही जीते हैं, जैसे खाना नहीं खाते कि कुछ भी अपना कम नहीं करते तो पेरेंट्स धमकाते रहते हैं, या तो बाहर से कोई फ्रेंड सर्कल में उनको प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली एनवायरमेंट्स में प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो वो चीज से हम लोग को उनको कैसे बाहर निकलना है। बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है बच्चों के मन में, जो फर्स्ट रैंक नहीं आता है, और हर पेरेंट्स को कॉम्पिटिशन्स में दूसरे बच्चों के साथ हम लोग जो पेरेंट्स तुलना करते रहते हैं, उसके 90% आए हैं तो मेरे भी आपको 90%, लेकिन आपके बच्चों को क्या अच्छा आया है आप वो नहीं देखते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो पढ़ने में कम रहते हैं लेकिन और एक्टिविटीज में बहुत अच्छे रहते हैं, जो पेरेंट्स को दिखाई नहीं देता। पेरेंट्स को वही दिखता है, दूसरों बच्चों को इंग्लिश में 99% आए और तेरे को 99% नहीं आया। आप अपने बच्चों को सामने वाले बच्चे के सामने नीचे कर देते हो। मैं पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप बच्चों को कंपटीशन से बाहर लेके आइए और उनके साथ कम्युनिकेशन कीजिए। हम जब कम्युनिकेशन नहीं करते तो बच्चे बाहर जाते हैं
और अपनी जो दिल की बात है वो बता नहीं सकते हैं। आजकल इतना एनवायरनमेंट जो फियर हुआ है और कोरोना की वजह से भी हुआ है, जो बच्चे अपना मन की बात किसी से नहीं शेयर कर सकते, पेरेंट्स से नहीं कर सकते, पेरेंट्स दोस्त नहीं बनना चाहता है। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले अपने बच्चों के दोस्त बनिए, ट्रूथली उनको क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से डर है। जरूरी नहीं है कि एनवायरनमेंट फैमिली का हो, स्कूल का हो या सर्वाइकल फ्रेंड सर्कल का हो, किधर ना किधर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। जो अपनी दिल की बात बच्चे खुल के बता सके। आज वो फर्स्ट रैंक नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको किस बात का डर है वो पहले आप जानने की कोशिश कीजिए। मुझे जैन साहब की बात बहुत अच्छी लगी कि आज के समाज में बच्चों पे हम लोग सब चीज थोपते हैं। सच्ची बात है, अपना जो भी है सपना, जो माँ बाप अपना सपना पूरा नहीं हो सका वो बच्चों में देखते हैं कि मैं आज सीए नहीं बन सका तो मेरा बेटा सीए बनना चाहिए, लेकिन वो बच्चे को सीए पे नहीं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो हम लोग स्पोर्ट्स को उसको करके हम सीए के पीछे डालते हैं। जो प्रेशर डालते हैं बच्चों पे, वो मैं रिक्वेस्ट करेगी पेरेंट्स को कि वो उसको मत डालिए। और जो वो डर से जी रहा है कि अपनी बात खुल के पेरेंट्स को नहीं बता सकता है कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे खुल के ये करना है, वो नहीं कर सकता है बच्चा। तो मैं रिक्वेस्ट करेगी पेरेंट्स को, पहले आप अपने बच्चों के फ्रेंड्स बनिए, उसको किसमें अच्छा लगता है कि क्या चीज चाहिए वो आप उसकी जानने की कोशिश कीजिए कि मेरे बेटे को ये चीज अच्छी लगती है, मेरे बेटे को ये चीज अच्छी नहीं लगती है। फ्रेंड्स बनिए, फिर उसके साथ कम्युनिकेशन करना चालू कीजिए कि ये डर अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। बच्चा डरता नहीं है, बचपन से हम उसके ऊपर डर जमा कर देते हैं। ये नहीं करेगा तो ये चीज का डर, तू ये नहीं करेगा तो इसका डर, भूत प्रेत जो भी रहता है, भूत आ जाएगा, खाना नहीं खाएगा, तो ये सब डर हम पहले से बच्चों पे थोपते हैं। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेगी, आप उससे डराने के बजाय आप उसके साथ चलिए, जिससे वो कम्युनिकेशन आपके साथ फ्रेंडली करेगा। और सबसे बेस्ट चीज कि आपका फ्रेंड आपका बच्चा ही बनेगा। तो बच्चा जब आपका फ्रेंड बन जाता है तो कभी भी बाहर जाके वो किसी से डरता नहीं है और अपनी बात दिल की कर सकेगा और कॉन्फिडेंटली वो बाहर बात कर सकेगा। चलिए, बहुत सुंदर आपने कही कुंजल जी की, और मुझे लगता है कि आज आपने इतनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही, और मैं एक बार फिर से रेखांकित करना उसे अवश्य भावी समझता हूँ, जरूरी समझता हूँ कि देखो जाहिर सी बात है, सपने हम लोग सब देखते हैं और सारे सपने एक जीवन में पूरे हो जाएं ये जरूरी नहीं होता। जो सपने अधूरे रहेगा उससे नेक्स्ट जनरेशन से उम्मीद करना भी एक आम सी बात है, और हम करते भी, हम बच्चों से नहीं करेंगे तो किससे करें। लेकिन हमें ये देखना ही बहुत जरूरी है कि हमारी गोद में चिड़िया है या घोड़ा है, हमारे बच्चे की काबिलियत क्या है। मछली उड़ नहीं सकती, घोड़ा पानी के अंदर डुबकियां लगाना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, वो तैर नहीं सकता। तो ये बात हमें देख कर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे सपनों से ज्यादा जो बड़ी चीज है वो हमारे बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो फिर किस काम की है दुनिया, और किस काम की है शोहरत, किस काम की सच्ची बात है, क्योंकि आज के जमाने में जो बच्चे को प्रॉब्लम्स होती है, जो अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, तो आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों सुसाइड बहुत करते, घबराहट के मारे अपने रैंक नहीं आते। तो हम लोग ने बहुत सारे अभी लास्ट 3-4 साल से तो पेपर्स में पढ़ते रहते कि एसएससी में मेरे कम मार्क्स आए तो वो सुसाइड लेटर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं कि मैं मार्क्स कम आए इसलिए मैं सुसाइड कर चुका हूँ। तो वो डर के मारे अपने माँ बाप को नहीं बता सकता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे पे उम्मीद रखी है और वो उम्मीद से मैं खरा नहीं उतरा, इस वजह से वो 90% के बदले 80% भी आए, आप हैप्पी रहिए। आप 20% भी आए या 35% भी आए, आपके बच्चे को आप इंक्रीज कीजिए और उसके साथ काबिल बनिए कि नहीं तू बहुत अच्छा है, मेरे लेवल पे है, तू बहुत दुनिया में आगे काम करेगा। आज आप अगर बच्चों के साथ में चलोगे तो 100% आपके बच्चे आपके बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, कहीं उनको बेस्ट फ्रेंड बाहर जमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत बड़ी बात करी आपकी बात से मुझे ध्यान आता है कि पीछे 2019 की जब हमारे सामने रिपोर्ट आई थी, मैं देख के खुद चौंक गया था। उसमें से 2400 सुसाइड हिंदुस्तान में सिर्फ इसलिए हुई थे कि उन बच्चों को ये डर लग रहा था कि वो जो सपने उनसे देखे गए हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे, वो फेल हो जाएंगे। और दुखद बात यह थी कि बहुत सारे बच्चे थे जो फेल भी नहीं हुए थे, वो उस एक्सपेक्टेशन जो वो सोच रहे थे उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन एक डर उनके दिमाग में था कि हाँ, उनसे जो उम्मीदें लगाई गई हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं,
और 2400 एक मुझे लगता है बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इतने लोगों की मौत एक राष्ट्र में होना बहुत बड़ी राष्ट्रीय हानि है। चलिए तो हम लोग एक बार रुकते हैं, अभी हमारा सिलसिला बातों का चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एड ब्रेक हम लोग लेते हैं और तब तक सभी जुड़े रहिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं एक छोटे से एड ब्रेक के बाद में। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं क्रेडिट टीवी के आपके पसंदीदा कार्यक्रम शिक्षा सरोकार सीजन 2 के आज के अंक के अंदर। और आज हमारी चर्चा चल रही है फियर और एंजाइटी को लेकर। चर्चा के अंदर कुंजल जी ने बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया। बड़ा सवाल ये था कि जो माता पिता अपने सपने अपने जीवन में या अपने समय में पूरे नहीं कर पाए होते, फिर वो अपने बच्चे जबरन बच्चों के ऊपर थोप रहे होते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों में कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव बनता है और फिर बच्चे उससे बहुत ज्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसकी वजह से भी वो एक डर में, एक एंजाइटी के अंदर जीने लग जाते हैं। कुंजल जी का ये जो सवाल है ये अभिभावकों को एक कटघरे में खड़ा करता है और सवाल या निशान लगाता है कि उनके लिए प्रायोरिटी क्या है। तो इसी सवाल को लेके मैं अर्चना जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। अर्चना जी, आपकी तरफ बढ़ते हुए जानना चाहता हूँ कि जैसे कि कुंजल जी ने हमारे सामने रखा कि आज कहीं ना कहीं बच्चों से बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन कह लीजिए या फिर अपने सपने उनके अंदर जो जीने की फितरत वाली से जो बात है वो होने लग गई है। तो आप प्रिंसिपल हैं, आप पेरेंट्स से जुड़ती हैं, अभिभावकों से जुड़ती रहती हैं, तो कैसी मनस्थिति देखती हैं? और जैसे ऐसी अगर स्थिति आपके सामने आती है और आपको पता चलता है कि बच्चे उतना कैलिबर्स नहीं है जितने कि माँ बाप उससे आशाएं रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको आप क्या निवारण करती हैं, कैसे निपटती हैं उन चीजों से? सुनील जी, ये बात बहुत बार सामने आती है, जो आप कह रहे हैं बहुत सही है। और इस पे कुंजल जी ने पहले ही कहा कि हम जो पेरेंट्स हैं वो अपने एस्पिरेशंस बच्चों पे डालते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतने साल इतना बदलाव आ गया है, सोसाइटी में भी काफी चीजें बदल गई हैं, पर एक चीज अभी भी नहीं बदली कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी मैं कि जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बच्चा साइंस ले। अब 10वीं के बाद साइंस लेना ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, सब पेरेंट्स के मन में यही रहता है और वो अभी तक नहीं बदला। हमारे टाइम पे भी था और अभी भी, और मेरा टाइम काफी पुराना है तो अभी तक वो बदला नहीं है, क्योंकि अभी भी वो इतना हमारे मानसिक उसमें भरा हुआ है कि साइंस लेके तो बच्चा कुछ कर लेगा, कुछ और लेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं पेरेंट्स को बताती हूँ कि आप इन वर्ल्ड के 10 मोस्ट पावरफुल पीपल का नाम अगर ले भी लें, कोई भी उसमें से है जिसने साइंस पढ़ा है? नहीं। आई एम नॉट सेइंग दिस एनीथिंग अगेंस्ट साइंस, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि सिर्फ साइंस लेना ही शिक्षा नहीं है। हमें देखना है कि आपका बच्चा किस चीज में रुचि रखता है। पर फिर भी वो बच्चे को फोर्स करते हैं कि आपको साइंस लेना है। दूसरा, कितनी बार पेरेंट्स आते हैं मेरे पास और एक छोटी सी बात के लिए कहते हैं कि मैम इसके मैथ्स में मार्क्स इतने कम आए, ये तो डिप्रेशन में चली गई। मैंने कहा आप डिप्रेशन वर्ड इतने आसानी से यूज भी कैसे कर रहे हैं अपनी बच्ची के लिए? बहुत बड़ी अगर बात, मार्क्स कम आए हैं तो हम बैठ के बात करें, टीचर से बात करें, भाई क्यों मार्क्स कम आए, कहाँ वो ठीक कर सकती है, कैसे इम्प्रूव कर सकती है। पर पेरेंट के माइंड में एक तो ये जो शब्द है डिप्रेशन एक फैशनेबल बन गया है। आई थिंक जब बहुत से बड़ी बात कही है। दीपिका पादुकोण ने कहा कि मुझे डिप्रेशन था, तो इट्स बिकम फैशनेबल। तो बड़ी आसानी से आप ये शब्द यूज कर लेते हैं, जबकि डिप्रेशन होना नॉर्मल वो नहीं है। अगर आपके मार्क्स कम आए, इट्स जस्ट अ माइनर सेटबैक। तो हमें उसका एक सॉल्यूशन ढूंढना है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो होते हैं वो मुझे लगता है कितनी बार कि पेरेंट्स की वर्कशॉप जरूरी है, कि उनका माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है।
एक पेरेंट जैसे अभी पैंडेमिक के टाइम पे एक मतलब बच्चे ने लिखा है लेटर कि मेरे फादर फीस नहीं पे कर पा रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने फादर से बुला के बात की कि भाई आप बच्चे के थ्रू क्यों ये बातें कर रहे हैं, आप और मैं बैठ के हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। आप बच्चे के थ्रू ये लेटर लिखवा रहे हैं तो उसके जहन में वो इतना असर कर रहा है कि उसकी वजह से शी इज गेटिंग स्ट्रेस्ड और वो एंजाइटी लेवल उसका बढ़ रहा है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है कि कहीं आपको किसी पैसे या किसी वजह से प्रॉब्लम जो है, वो आपकी प्रॉब्लम आप बच्चे पे थोप रहे हैं और उससे उसका एंजाइटी बढ़ रहा है। लेकिन शी कांट फाइंड अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो आपको ढूंढना है या फिर आप मेरे साथ आके बात करें, हमें आपस में मिलकर ढूंढना है। तो कर्म योग हमें करना है, बच्चे को तो ज्ञान योग में रहने दीजिए, उसको सही। ज्ञान अर्जित करने दीजिए, उसी में रहने दीजिए। तो मुझे बहुत बार ये लगता है कि हम एज अ सोसाइटी वी नीड टू रियली चेंज आवर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एजुकेशन, टुवर्ड्स चिल्ड्रन। हम ये मानने को तैयार हैं कि हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, लता मंगेशकर नहीं बन सकता, लेकिन हम लोग ये मानने को तैयार नहीं है एज पेरेंट्स की आईआईटी में नहीं, आईआईटी की कोचिंग के लिए जाना है, नीट की कोचिंग के लिए सबको जाना है और उसमें तो चांसेस हैं कि वो हो जाएगा। तो नीट और आईआईटी इज आल्सो लाइक क्रिकेट एंड सिंगिंग एंड एक्टिंग, एवरीबडी कांट डू एवरीथिंग। तो ये चीज हमें अभी तक हम पेरेंट्स अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है और प्रेशराइज करते हैं बच्चों को वो सब्जेक्ट लेने के लिए जो उन्हें नहीं लेना चाहते। और साइंस लेने के अलावा हमने साइंस को और इसको एक लेवल में ऐसे कर दिया, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, जबकि ये तीनों एक लेवल के हैं, हमने उनको वर्टिकली लगा दिया। तो उसकी वजह से और बच्चों के भी मन में ये आ जाता है कि मैंने साइंस लिया है तो मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो मैं तो उनको अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने तो साइंस नहीं लिया था पर मैं आज इस मुकाम पे पहुंच गई बिना साइंस लिए भी। तो बहुत कुछ किया जा सकता है बिना साइंस लिए। ये एग्जाम्पल मैं इसी बात के लिए दे रही हूँ कि जो हमारी मानसिकता है वो बहुत सालों से बदली नहीं है, जबकि दुनिया में बहुत कुछ बदलाव आ गया है और समाज में भी ये बदलाव नहीं आ पा रहा है। क्योंकि अगर कोई मेरे स्कूल में दाखिला करना चाहता है तो पहली चीज यही पूछता है, मैम आपके स्कूल में कितने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकले हैं। मैंने कहा मेरे स्कूल में कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, मेरे स्कूल में एक अच्छा व्यक्ति बनता है, अ गुड बहुत ह्यूमन सुंदर। बीइंग, दैट इज व्हाट माय दिस थिंग। तो मैं ये नहीं देख रही कि डॉक्टर बन रही कि इंजीनियर बन रही, वो क्या बन रही है, उसकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो रही है, is she a strong person, is she able to lead a life, a happy life, satisfied life, ये चीज हम देख रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि प्रेमचंद ने जो ये बात कही थी, मुझे हमेशा ये याद आती है कि शिक्षा को सफल बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत है, डिग्री की नहीं, और ये चीज हमें समझनी ही पड़ेगी। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे आपके बात से एक शेर याद आता है ना कि जिस तरह से ये आपने कितनी उम्दा बात कही कि हमने शिक्षा को भी कहे और डिग्रियों को भी कहे, एक अलग ही तरीके से उसको ले दिया। जैसे कि साइंस को हमने पहले भी मान लिया है, कॉमर्स को दूसरे मान लिया, आर्ट्स को तीसरे मान लिया है और स्पोर्ट्स को तो हमने पहले से सोच लिया कि ये तो कुछ कर ही नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने शिक्षा को भी शिक्षा ना रहने देके उसे भी खांचों में ढाल दिया है और कैटेगराइज कर दिया कि ये 1 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला है, तीसरा नंबर वाला है। और आज मैं सभी दर्शकों के इस मंच के जरिए कहना चाहूंगा कि अर्चना जी ने कितनी खूबसूरत सी बात कही कि आप ये बताइए कि जो दुनिया के टॉप 10 लोग, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो साइंस को फॉलो करते थे। यहाँ पे साइंस की बुराई नहीं, यहाँ पे उन बातों को भी समर्थन किया जा रहा है कि जो लोग साइंस नहीं लेते वो भी सफल हो सकते, बशर्ते कि आप अपनी फील्ड के अंदर बिल्कुल उम्दा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। कि यहाँ पे बात परफेक्शन की, फिर वो चाहे सेगमेंट कोई भी हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, वो आर्ट्स हो सकता है, वो कॉमर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मैथमेटिक्स हो सकता है, कुछ भी तरह का सब्जेक्ट हो सकता है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ शिक्षा होती है और किसी एक ही चीज से सारी चीजें सही नहीं होती। समाज में संतुलन के लिए जरूरी है कि अर्थ भी सही हो तो समाजशास्त्र भी सही हो, तो वहां पे सभ्यता भी सही चाहिए और भी चीजें, विज्ञान भी वहां पर सही चाहिए। तो सबको समान माने, शिक्षा को कैटेगराइज करने का जो भ्रम हमने पाल रखा, कम से कम अब उसको इस 21वीं सदी में तो बदल दिया जाना बेहद जरूरी है, वरना तो हम पीछे के पीछे ही रह जाएंगे। और आपने सही कहा कि डिग्रियां तो रसीदें हैं तालीम की, वो और कहते शिक्षा तो वो है जो आपके किरदार में नजर आता है। अगर आपके किरदार में कोई चीज अच्छी नजर आती है, अगर आप दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर पाते, समाज के लिए समृद्ध कर पाते, तो आपका शिक्षक होना शिक्षक माना जाएगा। वरना आप डिग्रियों की कितनी मोटी मोटी फाइलें बना लें, सब के सब बेकार हैं। तो मुझे लगता है अर्चना जी की इस बात को प्रणाम करते हुए हम इस बात को
सोचना चाहिए कि शिक्षा को हम लें किस तरह से। आज इन्होंने जरा सी बात के अंदर पूरे शिक्षा का महत्व और उसका उद्देश्य हम समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि समस्या तो समस्या ही होती है, अगर हम लोग पीड़ित हो ही जाए, बुखार हो ही गई है, तो उसका इलाज तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैं जैन साहब की तरफ बढ़ते हुए इस सवाल को लेकर बढ़ना चाहूंगा। जैन साहब, आप हिप्नोसिस के नेशनल लेवल की कहूँ कि इंटरनेशनल लेवल के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, और आपको देश नहीं विदेशों से भी ट्रेन बाहर, देश विदेश की बहुत सारी सोसाइटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्हें बतौर आपको बुलाया भी जाता सारी चीजें। तो हिप्नोसिस जो मेरे लिए, और शायद मेरे ख्याल से हम सभी एक्सपर्ट हैं और बाकी जो दर्शक देख रहे होंगे उनके लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र है। हिप्नोसिस का नाम आते ही एक आदमी आता है जो बड़ा शांत है, गंभीर है, चोगा सा पहन रखा है और पेंडुलम लेके हिलाया जा रहा है, या फिर हाथों को बड़ी खास मुद्राओं में हिला रहा है और कह रहा है कि मैं सारी बातें निकाल लूंगा, है ना। लेकिन जहां तक मैंने कुछ अंक हिप्नोसिस के ऊपर किए, उसमें ये समझ में आया कि शायद उस तरह की विधा तो नहीं है जैसे कि फिल्मों में इसको ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, क्या उस हिप्नोसिस के जरिए हम इस तरह का जो तनाव है, जो डर है, जो बच्चों में जो बैठता जा रहा है, क्या उसको भी दूर किया जा सकता है? क्या पेरेंट्स को इस तरह समझा के कुछ किया जा सकता है? इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सुनील जी, दो बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपने कहा कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट की एक छवि है कि वो एक ऐसे कपड़े पहनेगा, हाथ हिलाएगा, ये पेंडुलम मिलाएगा और ये करेगा, और वो फिर वो सब कुछ करा लेगा जो नहीं हो सकता सामान्यतः। इस विषय में मेरा ये कहना है कि हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपिस्ट जो भी है, इनफैक्ट उन्होंने ही अपने आप को इतना ग्लोरीफाई करके अपने आप को अद्भुत बना लिया है कि वो विशेष हैं। हिप्नोथेरेपिस्ट विशेष नहीं है। हिप्नोथेरेपिस्ट ऐसा ही एक बिल्कुल सामान्य जन है, जैसे आप हैं, मैं हूं और बाकी सब लोग हैं। हिप्नोसिस की जो विधि है, हिप्नोथेरेपी जो विधि है, वो विशेष है, और वो एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। उसको चाहे आप सीख ले, मैं सीख लूं या XYZ कोई सीख ले, और जो उसको अप्लाई करेगा तो वो अपना काम करेगी। तो एक तो ये दिमाग में से हटा देना चाहिए कि अगर कोई हिप्नोथेरेपिस्ट है तो वो कोई बहुत बड़ी बात है। वो बिल्कुल सामान्य जन है। उसने सिर्फ एक एक्स्ट्रा ये है कि उसने एक विधि सीखी है, और वो विधि एक साइंस उसने सीख ली है। किसी ने कुछ सीखा, किसी ने कुछ सीखा, तो उसने वो हिप्नोसिस सीख लिया। तो इतनी सी बात है बस। तो एक तो ये प्रश्न था आपका, इसको मैंने क्लियर किया। अब आते हैं मूल विषय पे। सलाह देना, हम लोग सभी जानते हैं कि प्रेशर नहीं लेना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, और ये सारी बातें हम लोग करते हैं, लेकिन डिप्रेशन में फिर भी जा रहे हैं लोग। अगर हम सलाह देने से, हमारे कहने से या हमारी बातें करने से चीजें हो जाती तो इस दुनिया में मानसिक रोग होते ही नहीं। मानसिक रोग हैं क्योंकि वो इसलिए पनपते हैं, इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि वो हमारे वश के बाहर हैं। वो जो हमारा जो बुद्धि है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड जिसको हम बोलते हैं, जितना वो विचार कर सकता है या सोच सकता है, लॉजिक लगा सकता है, वो लॉजिक से परे की चीजें हैं। और वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जब डेवलप हो जाती हैं तो वो अपना काम करेगी ही करेगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें, या आपके माता पिता चाहें या ना चाहें, आपके शिक्षक चाहें या ना चाहें, आपका समाज चाहे ना चाहे। लेकिन अगर वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में, आपके अचेतन मन में आरोपित हो गई हैं, मात्र चली गई हैं, तो उसके बाद वो अपना काम करेंगी ही। मन का एक स्वभाव है, मन बड़ा चालाक है। मन का स्वभाव है कि अगर मन कोई चीज से भार महसूस करता है, बर्डन महसूस करता है किसी भी तरह का, तो वो उसको अपने से निचले वाले तल में डाल देता है। वो उससे अनबर्डन होना चाहता है, उससे बचना चाहता है। तो चेतन मन जो हमारी डे टू डे लाइफ चलाता है, जो हमारी मेनली, तो इसको जब लगता है कि मुझ पर दबाव आया, चाहे वो पढ़ाई का दबाव हो या किसी और तरह का दबाव हो, तो वो क्या करता है, इससे बचना चाहता है और उसको धीरे 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 अपने अचेतन की तरफ धकेलता है और अचेतन में चला जाता है। फिर प्रत्यक्ष रूप से उसको याद नहीं है या उसके ऊपर दबाव नहीं है कि ये प्रेशर मेरे ऊपर था, बट वो अचेतन में चला गया। लेकिन वहां से वो और ज्यादा खतरनाक हो गया, और ज्यादा बड़ा हो गया, मैग्नीफाई हो गया। मन के 7 तल है। मैं हिप्नोसिस का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं इसको थोड़ा तकनीकी रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। मन के 7 तल हैं। हम चौथे तल पे हमेशा होते हैं, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में हम कॉन्शियस में होते हैं, कॉन्शियस माइंड चौथा तल है। 3 तल इसके नीचे। आप ऐसे समझिए कि ये 7 मंजिल की इमारत है,
जिसके चौथे तल पर हम खड़े हुए हैं। तो 3 तल तो हमारे नीचे हैं और 3 तल ऊपर हैं। जो हमारे नीचे के तल हैं मन के, वो उस सबसे नीचे वाला, जो सबसे पहला हमारे नीचे वाला तल है बेसमेंट का, वो है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। वो हमारे चेतन मन से 9 गुना बड़ा मन है, और उसका जो हमारे फैसले, हमारे डिसीजंस, हमारे सब कार्यकलाप हैं जीवन के, उन पर 9 गुना प्रभाव है हमारे चेतन मन के मुकाबले। तो जब हम कोई फैसला लेते हैं, या हम लाख चाहेंगे हम नहीं रोएंगे, लेकिन अगर अचेतन मन में रोना है तो वो आ ही जाएगा। तो अचेतन मन और चेतन मन मिलकर फैसला करते हैं, और चेतन मन का रोल सिर्फ 10% है, अचेतन मन का रोल 90% है। तो इसलिए पहला तल हुआ अचेतन मन। उसके नीचे एक दूसरा तल है, उसको कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं। अचेतन मन में आपकी खुद की स्मृतियां, इस जन्म से अलग पहले जन्मों की, आपसे रिलेटेड, वो धीरे धीरे मेमोरी, एक सिस्टम है कि जो चीज, जैसे जो कुछ कैश मेमोरी होती है जिनको कंप्यूटर का अंदाजा है, उनको मालूम है, और कुछ फिर पीछे हार्ड डिस्क में चली गई। तो अचेतन मन के अंदर सिर्फ हमारी खुद की मेमोरीज हैं। इसके बाद जब कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में हमारी समाज की और हमारे बाकी लोग आसपास जो हमारे हैं, उन सब से जुड़ी हुई हमारी मेमोरीज कलेक्ट होती हैं, और उनको रिकॉल किया जा सकता है, और वो भी हम पर प्रभाव डालती हैं। हमारे कंपटीशन और ये सारी चीजें, ये सब वहीं से आती हैं। और इसके बाद एक कॉस्मिक, ब्रह्मांडीय अनकॉन्शियस होता है, कॉस्मिक अनकॉन्शियस। ऐसे नीचे 3 तल हैं, ऐसे ही 3 तल ऊपर हैं, सुपर कॉन्शियस, कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस एंड कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस। तो ये मन की व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था में अगर हमने अपने अनकॉन्शियस मन के अंदर कोई चीजें, हमारे भार, हमारे भाव, ऐसे भाव जो हमें परेशान कर रहे हैं, और उनको हमने अनकॉन्शियस में जाने दिया, वो छन के अनकॉन्शियस में चले गए, तो वो फिर हमारे शरीर पे, हमारे चित्त पे और शरीर पे, दोनों पे प्रभाव डालते हैं। कैसे डालते हैं? मेरे पास कुछ बताने को है। गुस्सा, एंगर, गुस्सा भी एक भाव है। लेकिन अगर गुस्सा आप करते हैं, अगर आप अत्यधिक गुस्सा करने लगे, अगर आपको फ्रीक्वेंटली गुस्सा आता है, तो ये आपके लीवर को कमजोर करता है। ये भाव, गुस्से का भाव आपके लीवर को इफेक्ट करता है। शोक, ग्रीफ, अगर आपको दुख है, अगर आप बहुत ज्यादा संतप्त हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो इसका प्रभाव आपके लंग्स पे आएगा, आपके फेफड़ों पे आएगा। चिंता, अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज्यादा वरीड हैं, तो आपका पेट खराब हो जाएगा, आपका स्टमक ठीक नहीं रहेगा। आप तनाव में हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं आप, तो स्ट्रेस का सीधा इफेक्ट आपके हार्ट पे जाता है। ऐसे ही फियर है, एक डर है, अभी हम डर की बात कर रहे थे, तो डर सीधा आपकी किडनी को इफेक्ट करता है। तो जितने आपके भाव हैं, जितने आपके इमोशंस हैं, ये बारी बारी से आपके जितने भी शरीर के मुख्य कारक अंग हैं, जिनके ऊपर आपका जीवन चलने वाला है, उन सबको इफेक्ट करते हैं। तो हमें खाली ऊपरी बातें करके या शरीर की दवाइयां खिला के हमारी समस्या का समाधान नहीं है। हमारा समाधान है संपूर्ण रूप से इसका निदान। और उसके लिए आपको अनकॉन्शियस माइंड को छेड़ना होगा, अनकॉन्शियस माइंड में जाना होगा। वहां जो चीजें खराब हुई हैं, जो चीजें ट्रैक से उतर गई हैं, उनको वापस ट्रैक पे लाना होगा। और उसके लिए हिप्नोसिस एक बहुत सुंदर, बहुत शानदार और बहुत कारगर विधि है। Mr. Sunil, you have to unmute yourself. हाँ, मतलब कि आपने बहुत अच्छी सी बात हमें यहाँ पर ये कही कि यानी कोई ऐसा नहीं, हिप्नोसिस से इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, और वो उतना ग्लोरीफाई भी नहीं जितना कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई आएगा, पेंडुलम हिलाएगा और सारी चीजें हो जाएंगी। वैसा नहीं है। हम जितना चाहते हैं, हम जिस चीज को छेड़ना चाहते हैं, हम उसके ऊपर ही फोकस कर सकते हैं। जैसे आपने जो मन के तलों की जो बात करी कि हम लोग कहाँ से, किस तरह से अलग अलग होते हैं, कौन सी बात कहाँ जाके लाइफ में डिपॉजिट होती है, संग्रहित हो रही है, वही बात हमें आगे जाके परेशान करती है। कुछ बातें ऐसी होती है जो अभी हम कर रहे हैं और अभी का भी निकल भी जाता है, और कुछ आगे जमे भी रह जाती है। तो ये उसके ऊपर फर्क पड़ता है कि आपके कौन से तल पे उस चीज ने हट किया है, कहाँ पे उसने जाके छुआ। एक सवाल मुझे यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सवाल तो ढेरों सारे आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल बड़ा प्यारा सा, बहुत ही सिंपल और इतना ईमानदार सवाल है, मुझे लगता है आज का सबसे ईमानदार सवाल कहा जाना चाहिए। रूही लियाकत है,
शायद बच्चे हैं, बड़े हैं, लेकिन इतना ईमानदार शायद किसी बच्चे का निर्मल मन हो सकता है। इनका कहना है कि इनको मैं की शिकायत है कि मैं हूँ, और तो उस शिकायत की वजह से बार बार के अंदर कहीं ना कहीं एक अवसाद में चली जाती। जाहिर सी बात है, जब आप अपने आप को आगे रखने की कोशिश करते हैं हर बार, तो फिर समस्या ये आती है कि आप हर बार तो आप आगे नहीं रह पाते हैं, और उससे फिर आपको पीछे भी रहना पड़ता है, और एक डर पैदा होने लग जाता है कि लोग मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुंजल जी, मैं ये सवाल आपकी तरफ लेकर आना चाहूंगा कि हमारे अंदर जो मैं की जो शिकायत हो जाती है, कहने का मतलब ईगो जो पैदा हो जाता है जीवन के अंदर, और वो फिर आगे चल के डर का बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि हम उसको संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात, बहुत सारे जो तानाशाह अगर हम लोग इतिहास में देखते हैं, तो वो उसी डर के शिकार की वजह से तानाशाह बने, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे साथ ये नुकसान हो सकता है। हम हिटलर की बात करें, स्टालिन की बात करें, उसी तरह की, तो उनके दिमाग में डर था कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इस तरह से बगावत हो जाएगी, ये हो जाएगा। और आज भी राजनीतिक जिस तरह के कदम उठाते रहते हैं कि डर की वजह से दबाते हैं, है ना। तो ये मैं वाली जो बातें आ रही थी, इसका मैं का निदान कैसे किया जाए और किस तरह से हो, इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें। सुनील जी, एक तो है ना ऑल्टरनेटिव थेरेपी में जो डर, एंजाइटी, स्ट्रेस, जो मेंटल स्ट्रेस के जो आते हैं बीमारियां, उसके लिए इलाज है। पहले तो मैं बोलेगी कि अगर हमको उस समय पे जो भी फियर आता है, जो भी पोजीशन में बैठे एग्जाम्स देना चाहते हैं, अगर हम पेपर में लिखने जाते हैं तो हमें पेपर का डर रहता है, मैं पास होगा कि नहीं, कम आएगी तो ये मैं लिख सकेगा कि नहीं। तो उस समय पे आप पहले डीप ब्रीदिंग कीजिए। जो उस समय पे जो डर आता है, आप डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कीजिए। तो उस समय पे आपका ये डीप ब्रीदिंग की वजह से आपका जो फियर जो खड़ा हुआ है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और फिर आपको जो भी आपने जो प्रिपेयर किया है एग्जाम के लिए वो आप लिख सकेंगे। सेकंड है बाक फ्लावर रेमेडीज। उसमें जो फ्लावर्स के ऑक्स रहते हैं, जो अलग अलग टिंचर्स रहते हैं, अभी पढ़ते नहीं है बच्चे, मैंने आज पढ़ाई की कल भूल गया, तो ऐसे हॉर्नबिन, एस्पिन, मिमुलिस, ऐसे अलग अलग टाइप के टिंचर रहते हैं। आप जो दो तीन ड्रॉप्स अगर आप अपने बच्चों को डाल देते हो पानी में डाल के और पिलाते हो, तो उनमें स्टडी के लिए भी उनको बहुत फर्क पड़ता है। सेकंड, मेडिटेशन करवाइए। मेडिटेशन से भी 100% उनको फर्क पड़ता है। जो डर है वो धीरे धीरे निकलेगा। मैं ऐसे नहीं बोलेगी कि आज आपने मेडिटेशन किया तो तुरंत आपको फायदा होएगा, लॉन्ग पीरियड है, लेकिन जब आप डेली बेस से करेंगे तो आपको 100% ये जो फियर, एंजाइटी है उसमें आपको फर्क पड़ेगा। ये बाक फ्लावर की रेमेडी है, उसमें भी आपको फर्क पड़ता है। सेकंड, जो कम्युनिकेशन है पेरेंट्स और बच्चों का, मैं रिक्वेस्ट पहले पेरेंट्स से करेगी कि आप अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाइए। आपका 90% आप अपने बच्चों का इलाज खुद ही करोगे। आप अपने बच्चों का हाथ पकड़ लीजिए, 90% उनका डर मिट जाएगा। बाक फ्लावर रेमेडी है, सेल्फ हिप्नोसिस है, जैसे जैन साहब ने बात किया है, सेल्फ हिप्नोसिस भी सबसे बेस्ट थेरेपी है। जो बच्चों को जो सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने अपना डर बिठा के रखा है, मुझे माँ बाप का डर है, मुझे टीचर का डर है, मुझे सोसाइटी का डर है, मुझे फ्रेंड्स का डर है कि आगे जाके मैं बिजनेस में भी आगे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो सेल्फ हिप्नोसिस एक बहुत अच्छी है रेमेडीज के लिए, जो खुद से खुद करके अपना गोल अचीव कर सकता है। उसको अगर साइंटिफिक बनना है या साइंटिस्ट बनना है तो वो सेल्फ हिप्नोसिस से भी अपना गोल अचीव कर सकता है, जो पढ़ाई में भी फर्क पड़ सकता है। मैं पेरेंट्स से पहले भी रिक्वेस्ट करती हूँ और बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कीजिए। और सेकंड, मैं बच्चों को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिर्फ पेरेंट्स पे मैं नहीं करती हूँ, आज बच्चों ने भी बहुत कंपटीशन लगा दी है कि मेरे फ्रेंड्स के घर पे एप्पल का फोन है तो मुझे भी चाहिए, मेरे फ्रेंड्स को ये चीज है तो मुझे भी चाहिए, ब्रांडेड चीज। मेरा फ्रेंड्स आईसी बोर्ड में, आईसी बोर्ड, आईजी बोर्ड, वो सब में पढ़ता है, मैं महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं पढ़ सकता, मैं म्युनिसिपैलिटी में नहीं पढ़ सकता। वो जो बच्चों के दिमाग में भी जो कंपटीशन फियर है वो पहले आप निकालिए बच्चों, और अपने पेरेंट्स को भी आप समझिए, और बच्चे पेरेंट्स को समझिए, और पेरेंट्स बच्चों को समझिए। ये दोनों की फर्स्ट रेमेडी सबसे बेस्ट है, आपका डर निकलेगा। और कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट एंड एकदम बेस्ट इलाज है कि आप जितना खुल के बात करोगे आपका रास्ता आप खुद निकालोगे। डर आपसे डर के भागेगा, जैसे आज का टॉपिक है डर डर के भागेगा। तो कम्युनिकेशन पेरेंट्स और बच्चे जब करना चालू करेंगे तो बच्चों को बाहर जाके किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा कर रहे कि मेरा पेरेंट्स मुझे नहीं दे रहे, या नहीं पेरेंट्स को बाहर जाके किसी के फ्रेंड्स में बोलना पड़ेगा मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है।
ये सबसे पहले रेमेडीज मैं अपने पेरेंट्स को और बच्चों को देती हूँ, यही सबसे फर्स्ट रेमेडी। और बाग फ्लावर इज द बेस्ट रेमेडी। और सेल्फ हिप्नोसिस आप कीजिए, 100% आपको ये डर एंजाइटी से आप बाहर निकलोगे। बहुत सुंदर कुंजल जी आपने कहा, और मुझे लगता है कि संक्षिप्त में मुझे एक बार फिर से आपकी बातें यहाँ पे रिपीट कर देनी बेहद जरूरी हो जाती है। आपने यहाँ पे 4 चीजों का बेहद वो यहाँ पे जो जोर डाला है। पहली बात है कि मैं विवेक का साथ कभी ना छोड़े, हमेशा शांत रहें। जब भी आपको लग रहा है कि आप पे दूसरों की चीज या अपना ईगो, आपका अभिमान आपके ऊपर हावी होने वाला है, और अब आपको लगे कि आप दूसरे के नियंत्रण में है, तो थोड़ा सा गहरी सांस लें, सही बात, शांत चित्त मन को बनाएं। तो जैसे आप अपने आप को शांत चित्त रखेंगे तो आपका मन है शांत होकर वो सही दिशा की तरफ जाएगा, और विवेक आपका पुनः हाथ पकड़ लेगा जो अभी आपका हाथ छोड़कर जा रहा था। दूसरी बात यहाँ पर जो कही वो बड़ी खूबसूरत मुझे लगी कि आप कैसे भी, जो भी हैं, जैसे भी हैं, खुद पर गर्व करना सीखें, खुद पर विश्वास करना सीखें, क्योंकि आपसे बेहतर कायनात में दूसरा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आपके जैसा सब कुछ होता तो ऐसी छपाई ईश्वर खूब सारी करके रखता, लेकिन आपको उसने जैसा बनाया है वैसा दूसरा उसने किसी को नहीं बनाया। तो अपनी यूनिकनेस पर, उस कुदरत की कारिश्माई पर, करामात पर यकीन करना शुरू करें कि वो उसने बेहतरी से आपको बनाया। बहुत सुंदर बात। और एक जो बात इन्होंने यहाँ पर कही वो है हमेशा ऑलवेज बी पॉजिटिव। स्थितियां कैसे भी हों, आपको अपनी जगह पे सकारात्मक रहना बेहद जरूरी। और एक चौथी अहम बात यहाँ पर इन्होंने की माहौल को लेकर जो कही, कैसा भी हो माहौल, प्रकृति के पक्ष में रहिए, उसके करीब जाइए, और जैसे भी लोग हों सकारात्मक लोगों के बीच में रहिए। हमारे एक्सपर्ट जैसे सकारात्मक लोग हैं, इनके साथ में रहिए, इनको बार बार में सुनिए, तो आप निश्चित तौर पर ना कोई अभिमान आप पर हावी होगा, ना अहंकार आप पे हावी होगा, ना डर आपके ऊपर हावी होगा। आप बहुत सुखी और समृद्ध जीवन बिता पाएंगे और समाज के काम आ पाएंगे। आपसे चर्चा करते हुए मन तो किए जा रहा है इस चर्चा को और लंबी बढ़ाए जाऊं, लेकिन समय कहता है कि नहीं, आज के लिए विराम लेना ही पड़ेगा। वो किसी ने कहा है कि क्या मैं एक सुनील जी, एक जरूर जी, जो आप अभी जो कुंजल जी ने बहुत अच्छी बात कही और आपने उसी को कहा, उसमें मैं एक चीज थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन की बात जो कही है पेरेंट्स और बच्चों की, तो उसमें कम्युनिकेशन कैसा हो वो बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन शुड नॉट बी वन साइडेड जिसमें पेरेंट लेक्चर दिए जा रहा है। कम्युनिकेशन शुड बी नॉन जजमेंटल। हमें बच्चे की बात सुननी और समझनी है, हमें उसे जज नहीं करना है कि तुम ऐसे हो वैसे हो। दूसरा, पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है, जो मैं टीचर्स को भी बोलती हूँ और पेरेंट्स को भी, कि पॉजिटिवली री-इन्फोर्स करें बच्चे को कि बच्चा हाँ आप ये करिए, आप ऐसे करिए, आप वहां जाइए। ऐसे नहीं कि डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट, नो को मत रखिए, यस यस को अपने सामने रखिए। तो हर चीज को पॉजिटिवली री-इन्फोर्स करेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा तो उसका डर अपने आप ही, उसे डर आएगा ही नहीं अगर वो आत्मविश्वास भरा हुआ है। थैंक यू। बहुत सुंदर की साहित्य बातें जीवन से उन्हें जो ना को अगर हटाते चले जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके जीवन में सिर्फ हाँ ही हाँ बचेगा, सकारात्मकता ही बचेगी। लेकिन समय आज मुझे रोक रहा है, और अभी मैंने शुरू में जब कार्यक्रम शुरू हुआ था और पिछली बार जब हुआ था तब भी मेरा मन था कि एक प्रोग्राम और किया जाए, इसके ऊपर और चर्चा की जाए, लेकिन वो कहते हैं ना, वो ख्वाहिश बदलती रहती। किसी ने कहा ना, ख्वाहिशों की आदत भी कितनी बेतुकी है, पूरी होते ही बदल जाती है। अभी ख्वाहिश पूरी हुई कि एक कार्यक्रम तो मेरा मन हुआ, एक कार्यक्रम तो बन गया, अब फिर से मन हो रहा है कि एक कार्यक्रम तो कोई कोई इस तरह का और होना चाहिए। कि मुझे लग रहा है कि ये इतना छोटा विषय नहीं था जो कि 45 मिनट में इसको निपटाया जा सके। इसको हम 45 मिनट से आगे 55 मिनट तक बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इसमें और बहुत सारी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन समय का सम्मान भी बेहद जरूरी, क्योंकि समय का अगर हम लोग सम्मान नहीं करेंगे तो समय भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो समय से, इसी समय का यही डर खाते हुए आज के कार्यक्रम को मैं यही विराम देना चाहूंगा, और फिर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में हमारे दर्शकों के सवाल लेके आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी एक्सपर्ट्स का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने इस मंच पे आना स्वीकार किया, हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, हमारे दर्शकों को जो सवाल जो उनके आ रहे हैं उनका जवाब देने की जो हमारे जो कृपा की, जो कृतज्ञता की, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं, ऋणी हैं आप लोगों के। और फिर से आपको आमंत्रित करेंगे दर्शकों से कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जैसा कुंजल जी बता रही थी, हमारे एक्सपर्ट्स हमें बता रहे थे कि अच्छे माहौल में रहने से अच्छे विचार आते हैं। तो अच्छे माहौल में रहिए, शिक्षा सरोकार देखते रहिए, बहुत अच्छा माहौल आपको मिलने वाला है। तो फिर हम अगले बुधवार आपसे मिलने वाले हैं, और मैं प्रार्थना करूंगा हमारे एक्सपर्ट से कि हमें इसी विषय के ऊपर और हमारा मार्गदर्शन करें। लेकिन तब तक के लिए आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।